splendid win. India left the World Cup after 28 years. Cricket Talks with Somi Rajgiri. बताओ कौन है पाकिस्तान का वो गद्दार जिसने पाकिस्तान की टीम को डुबो कर रख दिया? क्या रोहित शर्मा को वो मंत्र मिल गया है जिससे वो भारत को एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनाएंगे? भारत पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी क्या फिर देखने को मिलेगी, या फिर अब पाकिस्तान पीछे पीछे और भारत आगे आगे? चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में टीम इंडिया को किससे भिड़ना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या अफगानिस्तान? नमस्कार दोस्तों, और इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है जिसको हम कहते हैं क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु। और आज जो टॉक्स होगी वो कुछ खास होगी। आज इस टॉक्स में कुछ मेरा एक्सपीरियंस भी मैं आपसे साझा करूंगा, जो पिछले कुछ दिनों में मैंने जो है गैदर किया है, इकट्ठा किया है दुबई के सफ़र में। और चैंपियंस ट्रॉफी कवर करने का जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, पिछला चैंपियंस ट्रॉफी भी पूरा मैंने कवर किया था 2017 में, जब हम हार गए थे फाइनल में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ। और इस बार दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी कवर करने के लिए मैं पहुंचा, और भारत पाकिस्तान का मैच जो खास मेरा एजेंडा था कि इस मैच को कवर करना है, क्योंकि बदला भी लेना है, डिफेंडिंग चैंपियन को भी हराना है। तो हमने है ना एक तीर से दो निशाने कर दिए, लेकिन मैं कहूँगा कि एक तीर से एक्चुअली तीन निशाने कर दिए। डिफेंडिंग चैंपियन को भी हरा दिया, बदला भी ले लिया, और उस दिन हमने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर भी कर दिया। अब पाकिस्तान भारत पाकिस्तान को हरा कर हम खुश होते रहते हैं। क्या वाकई में ऐसा है कि हम भारत पाकिस्तान मैचेस के लिए इतना लुक फॉरवर्ड करते हैं? क्या हम इंतज़ार करते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच हो और हम उनको हराएं और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा? कौन यहाँ पे रन बनाएगा, कौन विकेट्स लेगा? क्या अभी भी उसी तरीके का इंतज़ार हमारे फैंस को रहता है? ये जानने की मुझे बहुत ज़्यादा ना एक जिज्ञासा थी, एक उत्सुकता थी, बहुत क्यूरियस था मैं कि यार क्या भारत पाकिस्तान में आज भी क्या वो वाला जो है ना फ्लेवर और फर्वर जिसको कहते हैं वो अभी भी है, जो 1980s और 90s में देखा गया था। 70s और 60s को छोड़ देता हूँ, जो एरा मैंने देखा मैं उसकी बात करता हूँ। तो उस एरा में तो भारत पाकिस्तान का मैच का मतलब होता था कि पेट में तितलियाँ और 2-3 दिन नींद ही ना आना। 3 दिन से ही आप सोच रहे हो कि भारत और पाकिस्तान का मैच है यार, ओपन अच्छा हो जाए यार, इमरान खान विकेट ना ले ले, वसीम अकरम को निकाल दो यार, उसके बाद बीच के ओवर्स में रन बना लेंगे। तो ऐसी थॉट प्रोसेस हमारी हुआ करती थी उस ज़माने में। तो क्या आज भी ऐसा है? तो 2017 में हम फाइनल हार गए थे, लेकिन उस दिन भी हम लोग हॉट फेवरेट थे। और जब हम 2025 में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जब हम मुकाबला खेल रहे थे, तब भी हम हॉट फेवरेट थे, और जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा वो एक तरह से मैं आपके साथ आज शेयर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि क्या भारत पाकिस्तान आज भी वैसे ही राइवल्स हैं जैसा वो हुआ करते थे? हाँ है, एक लिहाज से है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिलेशंस की वजह से वो राइवलरी है। भारत पाकिस्तान के बीच जो बातचीत नहीं होती है, एक दूसरे के देश में खेलने नहीं जाते हैं, इस वजह से ये राइवलरी है। जी हाँ, इस वजह से है, क्योंकि हम एक दूसरे का दुश्मन मानते हैं, इसलिए ये राइवलरी है। ये सवाल नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इन सब वजहों से ये राइवलरी आज भी जिंदा है। आज भी हम पाकिस्तान के खिलाफ मैच जब खेलते हैं तो हम चाहते हैं कि हर हाल में इस मैच में हमें जीत मिले। हम ये चाहते हैं कि इस मैच में हार ना हो, और ये मैच जीत गए तो हम एक तरह से कहते हैं ना वर्ल्ड कप जीत गए वाली फीलिंग जो है वो लेते हैं, मज़ा आता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू मैंने देखा है पिछले कुछ सालों में कि भारत पाकिस्तान की राइवलरी बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे कारण मैंने आपको दिए जिसकी वजह से आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगी। भारत पाकिस्तान का मैच का मतलब है कि भाई लड़ाई है ना, बम पटाखे छूटने, जश्न मनाना, एक तरफ टीवी फूटना पाकिस्तान में ही होता है ज़्यादा। पिछले कुछ कई सालों से तो हम पाकिस्तान पर भारी रहे हैं, है ना। वही मैं कह रहा था ना, 80s के दशक में जब मैं छोटा बच्चा था तो अब पाकिस्तान बहुत हावी रहती थी। अब मैं अर्ली 90s या मिड 90s तक भी पाकिस्तान हावी रहती थी। उसके बाद चीज़ें बदल गई हैं, और ये कब कहाँ कैसे बदली इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, जहां मैंने एक्सपीरियंस में यही देखने के लिए, यही बात आप लोगों को बताने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। और इसी चीज़ को मैं
लगातार मैं देख रहा था वहां पर दुबई के अंदर कि ये राइवलरी क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहां स्टैंड करती है, कहां खड़े होते हैं हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये राइवलरी हो चुकी है खत्म, नहीं खत्म तो ना अंडरस्टेटमेंट हो जाएगा, मतलब दफन हो चुकी है, एक तरह से गाड़ चुके हैं हम। ये क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भारत पाकिस्तान के बीच कोई राइवलरी नहीं है। इतना फर्क दोनों टीमों के बीच आ चुका है। भारत इतना आगे निकल चुकी है, पाकिस्तान इतना पीछे छूट चुकी है कि अब यह कहना कि भारत पाकिस्तान के बीच एक कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, यह कहना कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। ऐसा लगता है कि मैच है, भारत पाकिस्तान दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के बीच दोस्ती नहीं है, जंग आपस में कई लड़ चुके हैं ये दोनों, इसलिए ये एक राइवलरी है। लेकिन क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो महसूस किया, जो मैंने देखा, जो मैंने बात की, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। ये राइवलरी हो चुकी है खत्म, दफन हो चुकी है राइवलरी क्रिकेट के लिहाज से। हम देखते रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान से हारने का जो चुभन होती है वो ऐसी चुभती है कि और किसी हार से नहीं चुभती, वो ऐसी चुभती है, खून निकल जाता है दिल से। तो वो वाली बात है, वो हमेशा रहेगी। लेकिन भारत की क्रिकेट इतनी आगे निकल गई है, इतनी आगे निकल गई है कि पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे इसको कैचअप करेगी, कैसे हमारे बराबर आएगी या कैसे हमसे आगे निकलेगी, ये सोच पाना भी इस वक्त असंभव है, इम्पॉसिबल है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने जो एक्सपीरियंस वहां पे किया, दुबई के फैंस के बीच से लेके प्रेस बॉक्स तक, एक्स प्लेयर्स के साथ मैंने बात की, जिसके साथ भी मैंने बात की, जैसे फैंस थे बड़े जोश में थे कि जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, इस बार हम ये कर देंगे। 2017 में हमने आपको हराया था ना, फाइनल में हराया था ना, याद कर लो यार, फ़खर जमान अभी भी हमारी टीम में है, आपको हम ऐसे ही उड़ा देंगे, है ना। 2021 में 10 विकेट से हराया था ना इसी दुबई के मैदान में, याद है ना आपको। तो इस तरीके की बातें वो करते थे। लेकिन उनसे पूछो कि इस मैच में आपको क्या लग रहा है, कौन फेवरेट है, बोलते नहीं देखिए फेवरेट तो इंडिया ही है। भाई आपने 2017 गिना दिया, 2021 गिना दिया, 2022 में भी आपको याद होगा कि जो एशिया कप था उसमें आप 2 मैचेस खेले हैं, एक में आप हारे, एक में आप जीते हैं। हारिस राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि दुबई में तो हम 2 बार उनको हरा चुके हैं, है ना। पहले मैच में हम उनसे जीत गए थे, दूसरे मैच में हम उनसे हार गए थे, और एक बार हम वर्ल्ड कप में हार चुके हैं T20 में। लेकिन हर फॉर्मेट जो था अब तक T20 का था। तो हर कोई वो हिस्ट्री जरूर गिना देता, 1-2 हार की, 1 आध हार की। लेकिन अब हार का पूरा जो आप लेखा जोखा देखेंगे तो 90% ऑफ द मैचेस, 95% ऑफ द मैचेस जो है इंडिया ने जीते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब हार जीत एक तरफ होती है, हार जीत एक तरफ है, दोनों टीमों का फासला इतना बड़ा है। और फासले के लिहाज से अगर बात करें तो प्लेयर टू प्लेयर भी अगर आप मैच करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा फासला है। उसमें मैं बाद में जाऊंगा, वो मेरा जो बातचीत का रनडाउन है आपके साथ, उसमें वो दूसरे नंबर पर आता है। पहला आता है फैंस का क्या रिएक्शन था और एक्स प्लेयर्स का। तो मैंने इतने फैंस से वहां पर बातचीत की, आप हमारे यूट्यूब चैनल में भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे तो ऑन रिकॉर्ड हैं। हर कोई यही कह रहा है कि भारत जो है वो फेवरेट है। लेकिन देखो चमत्कार तो पाकिस्तान कर सकता है। एक पाकिस्तान की टीम ऐसी है जो किसी को भी किसी भी दिन हरा सकती है। ये क्या बात हुई भाई, ये तो कमजोर टीम की निशानी है ना। किसी भी दिन चमत्कार हो जाए तो हम जीत जाएंगे, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें भी आती हैं कि पाकिस्तान की टीम एक ऐसी टीम है और भारत की टीम में एक सिमिलैरिटी है, एक समानता है कि पाकिस्तान जो है कभी कभी अरसों में, कई बरसों में एक ऐसा मैच जीत जाती है जो उसको 100% हारना था, और इंडिया कई अरसों में जीत जाती है जो उनको हारना था। और इंडिया एक ऐसी टीम है जो अरसों में एक ऐसा मैच हार जाती है जो उसे 100% जीतना था। तो ये समानता है दोनों की। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी इंडिया के हार से जुड़ी हुई है कि वो 100 मैचेस या 50 मैचेस खेलता है तो 2 ऐसे मैचेस हार जाता है तो जो शायद उसे 100% जीतने चाहिए थे। लेकिन पाकिस्तान 50 में से 2 ऐसे मैचेस जीतता है जो उसे 100% हारने चाहिए। तो वो चमत्कार के दम पर आप चल रहे हो कि कोई जादू हो जाएगा, हाँ, आपको ऊपर अल्लाह ताला से दुआ मिल जाएगी और आप मैच जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया है कि आप जो है चमत्कार, यानी कि आप ऊपर वाले के भरोसे चल रहे हैं। भाई करना तो आपको मैदान पर है,
शोएब अख्तर ने हाल में बहुत वायरल हो रखा है। उन्होंने अपने ही साथी खिलाड़ी को अपने एक पैनल में उन्होंने बीच में कट किया और बोला कि कौन सा टैलेंट का है। उन्होंने बोला बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं पाकिस्तान के पास, शायद हाफिज थे, हाँ फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद हाफिज थे। उनको बीच में उन्होंने टोका, उन्होंने कहा कि यार मुझे बताओ कि कौन सा टैलेंट है पाकिस्तान के पास, कौन सा टैलेंट है। तो उन्होंने कहा बहुत टैलेंट है। बोलता टैलेंट है तो दिखे ना, कौन सा टैलेंट है। बोलता 10 साल में हमें एक भी टैलेंट नहीं दिखाई दिया। रन बनते, विकेट लेते हैं तो स्टार ऐसे बनते हैं, और टैलेंट होता तो हमें दिखाई देता। आप जीतते बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, एक आध तो जीतते, आप कहीं जीतते ही नहीं हो। आप रैंकिंग्स में देख लो, दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वनडे में किसकी है? ब्लू, ब्लीड ब्लू, हाँ तो ब्लू की है। तो इस तरीके से टैलेंट पाकिस्तान की टीम में नहीं है, ये फैंस को भी मालूम है। फैंस भरोसा कर रहे हैं कि बाबर आजम शायद कुछ कर जाए, जिनसे कुछ होता नहीं है। जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी टीम्स के खिलाफ बड़े रन उन्होंने किए अपने करियर की शुरुआत में, अच्छा खेले, ऐसा नहीं, टेक्निकली बड़े साउंड लगते हैं, कवर ड्राइव्स बड़े अच्छे मारते हैं, फ्लिक्स भी बहुत अच्छे मारते हैं, लेकिन उनकी तुलना आपने कर दी विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, ब्रायन लारा से, ना जाने जिसको दिल किया जिसके साथ जोड़ना है आपने जोड़ दिया। बाबर आजम क्या विराट कोहली के आसपास भी है? आई एम सॉरी, मतलब मैं बाबर आजम, मेरा कोई एजेंडा तो है नहीं, बाबर आजम की तुलना मतलब उसी तरीके से जैसे हार्दिक पांड्या की तुलना आप कपिल देव से कर देते हैं। भाई खेलने तो दो, भाई आप आने तो दो उस लेवल पे कि आप उस दिग्गज, उस लेजेंड के साथ आप उसकी तुलना कर सको। क्या हार्दिक पांड्या की तुलना हम कपिल पाजी से कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। मतलब हार्दिक पांड्या भी नहीं चाहेंगे कि भाई मेरी तुलना कपिल देव से करो, क्यों मेरे पे प्रेशर ला रहे हो? भाई मैं हूं अच्छा प्लेयर, इस वक्त कोई डाउट नहीं है कि हार्दिक पांड्या जैसा एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया के पास, क्या दुनिया में इतना अच्छा प्लेयर नहीं है इस समय। लेकिन कपिल पाजी जैसा बनने के लिए 7-8 हज़ार रन और 450 विकेट भी लेने पड़ेंगे और वर्ल्ड कप भी जिताना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह है। तो पाकिस्तान की टीम में आप प्लेयर्स देखेंगे तो प्लेयर्स भी नहीं है। और फैंस की मैंने बात की, फैंस में एक फैन दोस्त ऐसा नहीं मिला मुझे दुबई के अंदर पाकिस्तानी जिसने कहा कि प्री मैच फेवरेट जो है पाकिस्तान है, किसी ने नहीं कहा। अब बारी आती है जर्नलिस्ट की, बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं जो यूट्यूब में भी आपको देखेंगे, उनसे भी बात हुई। बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़े हार्ड टॉक्स करते हैं, वो बड़ी बड़ी अच्छी बातें भी करते हैं और अपने खिलाड़ियों को भी बहुत आड़े हाथों लेते हैं, हमको भी बड़े आड़े हाथों लेते हैं। सरहद पार बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं वो। तो उनसे भी जब बात होती थी वो भी यही कहते थे कि देखो भाई ऑन पेपर्स तो डेफिनेटली इंडिया फेवरेट है, जिस तरीके से इंडिया खेल रहा है डेफिनेटली इंडिया फेवरेट है। अब आ जाते हैं प्लेयर्स पे। ऑन रिकॉर्ड है मुदस्सर नज़र जो थे, एक शानदार ऑलराउंडर थे, आपको याद होगा मुदस्सर नज़र। आपको याद नहीं है तो आप जाके गूगल करें। मुदस्सर नज़र को हम लोग पाकिस्तान का मोहिंदर अमरनाथ कहते थे। तो लाजवाब बैटिंग, लाजवाब बॉलिंग। उनसे जब बात की मैंने तो उन्होंने भी कहा कि देखो भाई इंडिया इज हॉट फेवरेट्स, हॉट फेवरेट्स है इंडिया। और वसीम अकरम की आप बात सुन लो, आप वकार यूनुस को सुन लो, आप शोएब अख्तर को सुन लो, आप किसी को भी सुन लो, सब ने कहा कि इंडिया फेवरेट है, लेकिन पाकिस्तान जो है कुछ भी कर सकती है। मेरे भाई कुछ भी क्या कर सकती है? मतलब कुछ करने के लिए कुछ आप में दमखम भी तो होना चाहिए। कौन करेगा? कौन करेगा कुछ भी? कुछ करने लायक आपके कोई प्लेयर्स, आयुब जो उनके मेन ओपनर थे वो इंजर्ड होकर बाहर हो गए, तो टीम पूरी खलबली मच गई। और आ जाऊं उस पॉइंट पे? नहीं, उससे पहले मैं बताता हूं कि पाकिस्तान की दुर्दशा जो हुई है, एक तो सिस्टम नहीं है उस कंट्री में। इंडिया के मुकाबले अगर आप देखोगे कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, ये सब जो है टाइम के साथ साथ पाकिस्तान की क्रिकेट पीछे चले गई, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पीछे चली गई। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में इतना दम था। आज यार खेलने वाला खिलाड़ी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता है, वो जाके जो है कंपनी से बात नहीं करता कि लाओ मुझे जो है आप एंडोर्समेंट्स दीजिए। ये काम होता है बीसीसीआई का, पीसीबी का। आपको पता है पीसीबी में पिछले 4 साल में कितने बोर्ड प्रेसिडेंट आए? 4 बोर्ड प्रेसिडेंट बदले गए 4 साल में, 4 बोर्ड प्रेसिडेंट। आपको पता है कितने सिलेक्टर्स पाकिस्तान की टीम के बने हैं पिछले 4 सालों में? 26, 27 सिलेक्टर्स आए हैं पिछले 4 सालों में। यार मजाक हो रहा है। और इंडिया में पिछले 4 साल में 5 ही सिलेक्टर्स हैं। एक चेतन शर्मा बदले थे, एक आध और ईस्ट जोन वेस्ट जोन का कोई बदला, अजीत अगरकर आए हैं। पिछले 10 साल में आपके कोई 5 ही हैं, मोरलेस 6। 26 सिलेक्टर्स बदले, जिनमें से 4 कप्तान भी। और जो मेरी बातचीत हो रही थी वहां पर पाकिस्तान में ये हो रहा था कि जो सिलेक्टर्स हैं वो पूर्व कप्तान हैं, अपने अपने दमखम वाले खिलाड़ी हैं। हर कोई कह रहा है कि मेरा प्लेयर खेलना चाहिए, मेरा प्लेयर खेलना चाहिए। तो वहां पर एक तो बोर्ड प्रेसिडेंट्स वहां के बदल रहे हैं, किसी को पता नहीं है कि कौन उनकी क्रिकेट को चला रहा है।
ब्रांड्स जो होते हैं ना, जैसे कोई ब्रांड होते हैं जो प्रोडक्ट जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वो उनके पास आता है जो स्टेबल होते हैं, जैसे बीसीसीआई, वो उनके पास आएगा, उनके साथ डील करेगा। उन्हें पता है कि यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यहाँ का जो बोर्ड है वो बिल्कुल स्टेबल है और वेल कोऑर्डिनेटेड है, तो वो हमारे पास आके पैसे लगाएगा, ना कि पाकिस्तान पे। तो इसी डर से कि आज तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कल कोई बोर्ड प्रेसिडेंट बदल जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट को खारिज ना कर दे, है ना। तो ये तो जैसे होता है ना गवर्नमेंट के लेवल पे भी जो होता है, आप जब कंट्री में बिजनेस लाना चाहते हो तो आप अपने कंट्री की रैंकिंग को ऊपर करना चाहते हो ना, ईज टू डू बिजनेस, आप अपने कंट्री में बिजनेस करना सामने वाले कंपनी के लिए आसान करना चाहते हो। जैसे एक ही जगह पे सारे आपको अप्रूवल्स दिलाना, गवर्नमेंट के सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो एक ही जगह पे सब अप्रूवल, सारे एप्लीकेशंस, तो आप इजी करते हो सामने वालों के लिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हर समय मुश्किल किया है, टीम में स्टेबिलिटी नहीं है। किसी खिलाड़ी को अगर कोई ब्रांड, कोई स्पोर्टिंग बड़ा ब्रांड, नाइकी, एडिडास, पूमा अगर किसी को स्पॉन्सर करता है, मालूम चला कल वो ड्रॉप हो गया टीम से पॉलिटिक्स की वजह से, उनका तो करोड़ों का नुकसान हो गया। उन्होंने खिलाड़ी पे दाव खेला और वो ब्रांड भी जो है डूब गया उसके साथ, तो किसी और को ढूंढे। तो इस तरीके से उनका बड़ा मिसमैनेज्ड बोर्ड है, सीवियरली मिसमैनेज्ड बोर्ड है। उनका डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी तरीके से लड़खड़ा चुका है, चरमरा चुका है। आप देखो उनका लाहौर का स्टेडियम बताओ, उनका कराची का स्टेडियम बताओ, इतना पैसा उनको दिया गया आईसीसी की तरफ से। 4 साल पहले उनको बताया गया था कि यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, उसके बाद भी 15 दिन पहले तक उनका स्टेडियम तैयार नहीं था और वो एक मजाक बन गया था। यूट्यूब में बहुत सारे आज की तारीख में यूट्यूबर्स हैं, बड़े पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं, जो मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्होंने बड़ी टांग खींची है, हमने भी खींची है, हमने अपने अंदाज में, हमने जर्नलिस्ट और हमने अपने गंभीर अंदाज में खींचा। मजाक करने वाला हमारा लहजा ही नहीं है ज़्यादा, हम सीरियस जर्नलिस्ट रहे शुरुआत से। तो मतलब मजाक का मतलब ये नहीं होता कि सीरियस नहीं होता, जो मजाक करता है वो भी सीरियस होता है, पेश करने का तरीका मजाकिया होता है, अंदाज अलग होता है। तो हमारा अंदाज हमेशा थोड़ा सा गंभीर बन गया, क्योंकि हम सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली वाले एरा के हैं ना जर्नलिस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट वहाँ पे इतनी मार खा गई है, इतने पीछे चली गई है कि आज उनके पास क्वालिटी टीम बन नहीं रही है उनसे। अब कैसे टीम इंडिया से लड़ोगे? शाहिन अफरीदी तेज गेंद करे जा रहे हैं, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। आप अगर पाकिस्तान की टीम को देखो, इंडिया और पाकिस्तान का मैच दुबई में अगर आपने देखा था, क्या प्लान था आप मुझे बताओ। आप देख रहे हो कि आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई चमत्कार कर जाए अपने दम पे तो ठीक है, वरना कुछ नहीं। इंडिया का आप प्लानिंग देखो। रोहित शर्मा कहते हैं मैं एक फिलॉसफी से खेलूंगा, तेज खेलूंगा, ऐसे खेलूंगा। हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम थी उनके, प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने उसके बाद 2 दिन से, और उसके बाद जो तीसरे दिन वो आए हैं 27 फरवरी को जब वो आए हैं प्रैक्टिस के लिए, उस दिन उन्होंने कुछ नहीं किया, शैडो प्रैक्टिस की है। हैमस्ट्रिंग में उनको प्रॉब्लम है थोड़ी सी। लेकिन टीम इंडिया की आप प्लानिंग देखो, शुभमन गिल की बैटिंग देखो, कितने प्लान तरीके से बैटिंग करते हैं। वो तेज खेलते हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल धीरे खेलते हैं, 100s में कन्वर्ट करते हैं, टीम को चलाते रहते हैं। उसके बाद अगर आप देखो विराट कोहली आते हैं तो शुभमन गिल थोड़ा तेज हो जाते हैं और विराट कोहली गेम को चलाते हैं। और फिर आप श्रेयस अय्यर को देखो, श्रेयस अय्यर तेज खेलते हैं। प्लानिंग देखो, श्रेयस अय्यर स्पिनर्स को अटैक कर रहे थे, क्योंकि विराट कोहली अगर आप देखोगे स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़े से आज की तारीख में डाउटफुल रहते हैं, थोड़ा सा उनको ना टेंटेटिव रहते हैं अंग्रेजी में जो कहते हैं। और दूसरी तरफ श्रेयस जो थे स्पिनर्स को खेल रहे थे, विराट कोहली तेज गेंदबाजों को खेल रहे थे। तो प्लानिंग देखो ना दोस्त, कितने प्लानिंग से खेल रहा है इंडिया। बॉलिंग आप प्लानिंग देखो, आपके स्पिनर्स देखो, कितने आप स्पिनर्स खिला रहे हो, कितने आप तेज गेंदबाज खिला रहे हो। और रोहित की कैप्टनसी की देखो आप, कैसे बीच में वो शमी को रोटेट करते हैं, किस तरीके से कैप्टनसी चल रही है। कैप्टन कितना मैच्योर हो गया, उसको बैक किया गया। हमने बहुत आलोचना की है रोहित शर्मा की लेजी कैप्टनसी के बारे में, लेजी बॉडी लैंग्वेज के बारे में, लेकिन देखिए कैप्टनसी कैसे इंप्रूव की है। और इन कंपैरिजन आप अगर पाकिस्तान को देखो, कैप्टनसी आज कहा ना उन्होंने इंजमामुल हक के जो भतीजे जो टीम में आए हैं, इमामुल हक ने, इमाम ने कहा ना कि हमारे कप्तान साहब जो हैं सबसे पहले होटल में जाके कमरा ढूंढते हैं कि नमाज कहाँ पढ़नी है, फिर वहाँ पे वो वाइट बेडशीट बिछाते हैं, फिर वहाँ पे और कोई आए ना सिवाय टीममेट्स के, उसका ध्यान रखते हैं, सबके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप टीम स्ट्रैटेजी के, ये एक लॉजिस्टिक्स के बंदे के पास ये सब जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। टीम के साथ मैनेजर क्यों चलता है? अगर पाकिस्तान टीम में नमाज का कल्चर है, उनका ट्रेडिशन है, तो वो कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो टीम के साथ जो सपोर्ट स्टाफ चल रहा है उसको करना चाहिए ना, कि कप्तान जाके कमरा ढूंढेगा, कप्तान ध्यान देगा कि कौन सी चदरें बिछाई गई है वहां पर,
और कोई वहां पे कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, रूम लॉक, व्हाट्सएप ग्रुप में बुलाना, ये सारी चीजें अगर पाकिस्तान में हो रही है तो सपोर्ट स्टाफ क्या कर रहा है? टीम के साथ एक लॉजिस्टिक्स मैनेजर चलता है जो आपके कपड़े, आपके लॉन्ड्री, आपका टिकट्स, आपका ट्रैवल, वो ध्यान रखता है। तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए ना। तो कप्तान ही जो है, आप देख लो वो क्या कर रहा है, वो रिजवान की अगर बात करें। और दूसरी बात, रिजवान के बारे में ये भी कहा कि एज ए कैप्टन वो कुछ, उसका कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं है। आप किसको कप्तान बनाओगे उस टीम में? आप उस टीम में ऊपर से लेकर नीचे तक बैटिंग देख लो, किसी की बैटिंग समझ में नहीं आती। बाबर को जिस फॉर्म में खेलना है वो खेल नहीं सकते, जिस तेजी से खेलना है, जो डिमांड होती है। रिजवान भी कुछ ऐसा ही खेलते हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात कर लो, बॉलिंग ऑलराउंडर को उनके पास है नहीं। और अगर आप कर लो, कहो कि बैटिंग ऑलराउंडर्स की बात कर लो, बैटिंग ऑलराउंडर भी कोई है नहीं। तो ये टीम ऐसा भी नहीं है कि कोई बाहर बहुत बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है। अब आ जाओ आप इंडियन टीम की तरफ। आप इंडियन टीम की अगर बात करो, इस समय दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज, नंबर 1 है, वो टीम में नहीं, स्क्वाड में नहीं है। यशस्वी जायसवाल स्क्वाड में नहीं है बॉस। ऋषभ पंत टीम में नहीं है, 11 में नहीं खेल रहा है। जसप्रीत बुमराह इंजर्ड है। अर्शदीप सिंह स्क्वाड में है, 11 में नहीं खेल रहे। आप गहराई समझ रहे हो टीम इंडिया की इस समय, क्रिकेट समझ रहे हो कितनी जबरदस्त है। आप इस समय दुबई में, शुरुआत में लग रहा था कि आप 4-4 स्पिनर्स लेके जा रहे हो, गलत जा रहे हो, लेकिन दुबई में वो तो आपको एडवांटेज में तब्दील हो गया ना। अब तो सारी टीमें शिकायत कर रही हैं कि देखो दुबई के स्लो एंड स्लगिश, यानी कि धीमी और नीचे रहने वाली पिचेस में हिंदुस्तान को कितना बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। तो भाई हमारी गलती है, हमने कहा था कि दुबई में कराओ, हमने तो कहा था कि न्यूट्रल वेन्यू में कराओ, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। आप सब श्रीलंका चले चलते, आप आयरलैंड खेल लेते, साउथ अफ्रीका खेल लेते, इंग्लैंड खेल लेते, ऑस्ट्रेलिया खेल लेते। हमने तो नहीं मना किया था। लेकिन आज टीम सिलेक्शन देखिए, आपको अगर 4 स्पिनर्स की जरूरत थी तो 4 नहीं 5 स्पिनर्स हैं आपके पास। और उसमें से रोहित शर्मा ने क्या कहा, 2 ही जेन्युइन स्पिनर्स हैं, बाकी तीनों स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। 2 ही हैं, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप, 2 ही जेन्युइन प्रॉपर प्योर स्पिनर्स हैं, बाकी तीनों ऑलराउंडर्स हैं, अक्षर वॉशिंगटन और रविंद्र जडेजा। ये टीम इंडिया की गहराई है दोस्त। 8-8, 9-9 नंबर तक आपके बैट्समैन आ रहे हैं जिनको बैटिंग करनी आती है। पाकिस्तान का हाल देख लो, 2 बल्लेबाज ऊपर के गए नहीं, सलमान आगा आउट हुए, रिजवान इधर से आउट हुए, उसके बाद बैटिंग ही नहीं उनकी। खुशदिल शाह पे आप डिपेंड कर रहे हो कि आगे मार दें तो मार दें, नहीं तो हो गया काम। तो ये पाकिस्तान की टीम के क्रिकेट की क्वालिटी खत्म हो चुकी है। और भारत में देखो, आपके इस समय ऋतुराज गायकवाड़ स्क्वाड के आसपास नहीं दिख रहे। टैलेंट देखो आप, ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, प्रसिद्ध कृष्णा तेज गेंदबाज, तो ये आकाशदीप, ये तो वनडे है ना, T20 में मैं फिर भी मानता हूं। मुकेश कुमार, ये तो वनडे के स्पेशलिस्ट प्लेयर्स थे, ये आसपास भी नहीं है इस समय। श्रेयस अय्यर की जगह डामाडोल हो रखी थी, ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, खेला उसके बाद उन्होंने। तो इंडियन क्रिकेट में इतना टैलेंट आ गया है। और इसका एक बहुत बड़ा नहीं, मैं कहूंगा कि एकमात्र रीजन जो है, जो मुझे समझ में आया, और दुबई में जाके जब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाते हो, आप इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से मिलते हो, ICC के लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, उनके साथ कॉफ़ी चाय पीते हो, है ना, केक खाने को भी मिलता है कई बार, तो बिस्किट्स कुकीज़ भी मिलते हैं बड़े, है ना, तो वो सारी चीज़ें खाते हो, आप आधे घंटे बिताते हो। हरभजन सिंह के साथ बैठने का मौका मिला, सुनील गावस्कर के साथ बैठने का मौका मिलता है, तमाम प्लेयर्स वहाँ पर होते हैं, उनके साथ बैठ के बात करने का मौका मिलता है। रवि शास्त्री से बहुत देर बात की। तो ये बात वहाँ पर जाके ये समझ में आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इतना अच्छा रहा है। ऐसा नहीं कि जय शाह से पहले भी, उससे पहले भी लगातार आप IPL आप 2008 से, आज ललित मोदी पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, देश छोड़ के भाग गए, लेकिन यार उन्होंने क्रिकेट के लिए IPL जैसा एक प्रॉपर्टी बनाकर दिया, उन्होंने, उनका ब्रेन चाइल्ड था। तो ये करते करते आज IPL ने आपको इतने क्रिकेटर्स दे दिए, इतने क्रिकेटर्स दे दिए IPL ने कि आपके पास टैलेंट की लाइन लगी हुई है, आपको संभालना है, आपको सिर्फ संभालना है। तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान की राइवलरी अब एक इतिहास की बात हो गई। भारत और पाकिस्तान की राइवलरी एक देश के लिहाज से राइवलरी है, क्रिकेट के लिहाज से राइवलरी नहीं है। तो पाकिस्तान को अब हमें कर देना चाहिए बाय बाय। क्रिकेट के लिहाज से खेलेंगे, हराएंगे, जब भी खेलेंगे हराएंगे, ये कोई घमंड वाली बात नहीं है।
एरोगेंस से नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन पाकिस्तान को अपने क्रिकेट के स्तर को, स्टैंडर्ड्स को बेटर करना होगा कि अगर वो हमसे मैच करना चाहते हैं। वरना पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट टीम पाकिस्तानियों का दिल तोड़ते रहेंगे और हिंदुस्तानी क्रिकेट फैन बेकार में खुश होते रहेंगे। हैं? बेकार में? यस, बेकार में खुश होते रहेंगे, क्योंकि आप एक वीक ओपोनेंट को हरा रहे हो। उसको हरा के आप सिर्फ इस चीज का किक आपको मिल सकता है कि पाकिस्तान को पटक दिया, हमारे दुश्मन है, हमने इनको पटक दिया, बस। आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर नहीं जा रहे हो। पाकिस्तान को हरा के, कमजोर विरोधियों को हरा के आप बेटर नहीं होते हो। आपको हराना है। और अगर राइवलरी की अगर अब मैं बात करूं, राइवलरी रह गई है, या फिर जो सबसे बड़ी राइवलरी है वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जब आमने सामने होगी, वहां पर मैच होता है। वहां पर ये आप मैच से पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, दुनिया के किसी भी कोने में आप खेल रहे हो, कि इस मुकाबले को कौन जीतेगा। और आज देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के 3 तेज गेंदबाज नहीं आए। इसके अलावा उनके ऑलराउंडर मिचेल मार्श और स्टॉइनिस जैसे ऑलराउंडर्स भी नहीं आए। लेकिन इसके बावजूद भी क्या आप सेमीफाइनल में ये कह सकते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया से पार पा लेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है तो? ट्रैक चेंज कर दिया मैंने, आपने देखा, मैं सेमीफाइनल की तरफ चला गया। आप किससे भिड़ना चाहेंगे? ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, अफगानिस्तान से? अफगानिस्तान अगर पहुंचती है, क्योंकि जब तक ये बात करेंगे और वो तो काफ़ी क्लैरिटी भी आ जाएगी। भारत किससे यहां पर खेलना चाहेगा दुबई में? मेरे ख्याल से अफगानिस्तान बहुत एक कड़ी टक्कर देगा, लेकिन टीम छोटी है इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते, और ये 2020 फॉर्मेट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता अफगानिस्तान विल बी अ थ्रेट। अफगानिस्तान मुझे थ्रेट नहीं लगता है। भले ही उन्होंने इंग्लैंड को हराया, जादरा ने क्या पारी खेली, 177 रनों की, इंग्लैंड को 8 रन से हराना, 325 रन बनाना, आखिरी के 10 ओवर में 113 रन जड़ना, माइंड ब्लोइंग उन्होंने क्रिकेट खेली। और बॉलिंग, उनकी स्पिन बॉलिंग अटैक ऐसी है। अफगानिस्तान में खेलने का तजुर्बा ऐसा है, दुबई में खेलने का अफगानिस्तान को ऐसा तजुर्बा है जो बहुत उनके काम आ सकता है। और इंडिया को सबसे बड़ा चैलेंज अफगानिस्तान से आ सकता है अगर ऑन पेपर्स हम देखें। लेकिन मुझे लगता है कि जो ग्रुप बी से टीम आएगी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आएगी, और ऑस्ट्रेलिया से हम फाइनल में ही भिड़े तो बेटर होगा। या न्यूजीलैंड, जो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच हो जाए, वो भारत पाकिस्तान है एक तरह से, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, तो उन दोनों के बीच हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप के लिए जो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है सेमीफाइनल में, वो साउथ अफ्रीका है। एज अ टीम ज़्यादा बैलेंस्ड है, ज़्यादा बेटर है ऑस्ट्रेलिया से, और ज़्यादा बड़े दावेदार हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि साउथ अफ्रीका से खेलना चाहिए हमें। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि हम साउथ अफ्रीका से खेलें, क्योंकि उनकी कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट क्यों ना हो, मेंटली उनको कुछ है जो वो बड़े मैचेस में आके अपना बेस्ट नहीं देते हैं। और ये जो लेगेसी है, जो ख़राब लेगेसी है, विरासत जो इनको मिली है विरासत में, कि बड़े मैचेस में आकर चोक करना, घबरा जाना, डर जाना, गिर जाना, ये विरासत में उनको मिलती जा रही है। और ये खिलाड़ी इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। नया जनरेशन आ चुका है ना। 1992 में फ्रेंडशिप टूर हुआ था, वहाँ से शुरू हुआ आज तक 1999 वर्ल्ड कप हो, मतलब किसी भी मौके पे अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीकन्स अपने सीनियर प्लेयर्स जो है जूनियर प्लेयर्स को बता देते होंगे, शायद ऐसा लगता है कि यार सेमीफाइनल में हम लोग हार जाते हैं, फाइनल में हार जाते हैं, डरना मत, वो वैसा ही होता है जैसा लीग होता है। ये बात इनके आने वाले जनरेशन्स में भी बैठती चली गई, मैंने देखा, क्योंकि मैं शुरुआत के पहले दौरे से उनको देख रहा हूँ। 92-93 जब से शुरू हुआ है साउथ अफ्रीका, जब मेन स्ट्रीम क्रिकेट में आया अपार्थाइड के बाद, तब से मैं साउथ अफ्रीका को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन ये मुझे लगा कभी ना कभी तो ये रुक जाएगा, कभी ना कभी ये इतनी बड़ी टीम है, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच के जीतेंगे। लेकिन नहीं, ये जीत नहीं पाते, क्योंकि इनका मेंटल ब्लॉक है। इनके बड़े सीनियर्स के बाद जो अपकमिंग प्लेयर्स होते हैं, अपकमिंग वाले, नेक्स्ट जनरेशन को, तो ये आगे जो है बेटन जो है पास ऑन करते चले जा रहे हैं कि बड़े मैचेस में हम चोक करते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम साउथ अफ्रीका से खेलें, और भरोसा है मुझे साउथ अफ्रीका के इस चोकिंग हैबिट पे। और टीम इंडिया जो है स्पिन हैवी टीम है, बैटिंग बहुत अच्छा कर रही है, फील्डिंग बहुत अच्छा कर रही है। और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल जैसे ही सुनेगी कि सेमीफाइनल, तो वो टीम जो है चोक कर जाती है। ऑस्ट्रेलिया जब सुनती है ना सेमीफाइनल फाइनल, तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है, सेमीफाइनल पहुंच गए, अब मारेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया एंजॉय करती है उस सिचुएशन। चैंपियन टीम है, रगों में चैंपियन वाला खून दौड़ता है उनके।
ऐसे ही नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया में लगातार राज किया। बीच में 5-6 साल का एक बुरा दौर आया, बस फिर चमक गए। 15 में वर्ल्ड कप जीते, 2015 में 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते, 2019 में नहीं पहुंच पाए, 2023 फिर जीत गए। लो जी, 99, 2003, 2007 तीनों जीते, 2011 इंडिया को दिया, 2015 फिर अपने झोली में डाल लिया। ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी भाई साहब बाय द वे जीती नहीं है अभी तक। तो ये बड़े भूखे शेर हैं। ये मत समझना कि 5-5 टॉप प्लेयर्स नहीं आए तो ये कोई कम कंटेंडर्स हो गए। ये सेमीफाइनल और फाइनल के बड़े प्लेयर्स हैं। ये बहुत तगड़े प्लेयर है और उनको इंडिया को हराने में बहुत मजा आता है और इंडिया को ठोक देते हैं। तो इंडिया को सतर्क रहना होगा ऑस्ट्रेलिया से। उधर मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भिड़ जाए तो बेटर है, और न्यूजीलैंड अगर फाइनल में आ जाती है तो इंडिया के लिए और ज्यादा कंडीशंस, परिस्थितियां जो है अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड भी बिग मैच प्लेयर्स नहीं है। वो भी दे आर बिग प्लेयर्स बट नॉट बिग मैच प्लेयर्स, माइंड इट। साउथ अफ्रीका बिग प्लेयर्स बट नॉट बिग मैच प्लेयर्स। तो चलिए फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को यहीं पार्क कर देता हूं सेमीफाइनल में, और सेमीफाइनल में मैं चाहूंगा कि हम साउथ अफ्रीका से खेलें, और 4 तारीख को सेमीफाइनल खेला जाना है। उससे पहले 2 तारीख को आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। उस मैच में आप थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करना चाहें तो करके पूर्ण विराम लगा दें, या आप उसी प्लेइंग 11 को खिलाएं जो विनिंग कॉम्बिनेशन था, उसको खिलाकर आप सिर्फ 24 घंटे के बाद सेमीफाइनल के लिए वार्म अप कर ले। क्योंकि एक और जो चीज़ है जिसका एक साइड इफेक्ट टीम इंडिया पर आ सकता है, वो है 23 तारीख को मैच खेलने के बाद 6 दिन का ब्रेक आपको मिला है, जिसमें से 3 दिन आपने रेस्ट किया, 2 दिन राधा, तीसरे दिन 1-2 प्लेयर्स ने रेस्ट किया, जैसे रोहित शर्मा, थोड़ी सी इंजरी थी। 27 तारीख को आपने आके प्रैक्टिस की है, 24, 25, 26 नहीं, 3 दिन रेस्ट किया है। 24, 25, 26 3 दिन रेस्ट किया, 27 तारीख को प्रैक्टिस की। फरवरी के तो थोड़े से रस्टी हो सकते हैं, इसलिए अच्छा ये होगा कि आप प्लेइंग 11 को खिलाएं। 2 तारीख को न्यूजीलैंड के खिलाफ उसी टीम को उतारें जिसको आप सेमीफाइनल में उतारने वाले हैं, क्योंकि अब आप यहां से रणनीति बना सकते हैं। एडवांटेज है आपके पास कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं, आपको वेट नहीं करना है सेमीफाइनल पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। आप जो भी करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि अब आप कर सकते हैं, आपके पास वो लिबर्टी है, आप कर सकते हैं। तो आप, मेरे को ये लगता है कि सही फैसला या सही कदम ये होगा कि आप अपनी प्लेइंग 11 के साथ खेलें, रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान ना दें, इसको एक वार्म अप, एक कर्टन रेजर की तरह देखें सेमीफाइनल के लिए, और आप सेमीफाइनल खेलें उसी टीम के साथ 4 तारीख को। तो फिलहाल क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको फिर यही बता दूं कि भारत पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट अब वो क्रिकेट नहीं रही जिसको हम देखा करते थे, जिसको हम जानते थे। पाकिस्तान की क्रिकेट अब हो चुकी है फिसड्डी, हिंदी में कहते हैं फिसड्डी, बहुत वीक टीम हो चुकी है। क्रिकेट के मैदान पर ये टीम अब हमारे सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। उनको अगर भारत के साथ क्रिकेट राइवलरी को फिर से जगाना है, क्रिकेट के लिहाज से अगर फिर से दिलचस्पी और मज़ा मैदान में लेकर आना है फैंस के लिए, तो उनको अपने क्रिकेटर्स, अपनी टीम बदलनी होगी और अपने क्रिकेट में सुधार लाना होगा। तो कैसी लगी आपको ये बातचीत, कैसी लगी मेरी बातें, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसके अलावा आपकी क्या कमेंट्स है, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, ये भी ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखें अपना।